हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक शुरू किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, मतलब कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कुल मिलाकर के 12 या 13 एग्रीगेट्स हैं, यानी 12 या 13 धारणाएं हैं जो राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई हैं। सामान्यतः हम सिर्फ जीडीपी के बारे में कह देते हैं या राष्ट्रीय आय के बारे में कह देते हैं, पर बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो कल मैंने जो आपको धारणा बताई थी वो थी बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम लिखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि इसकी गणना कैसे होगी, उत्पादन का मूल्य माइनस, ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग। तो इसका मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगी, उत्पादन का मूल्य कैसे आएगा, जितना कुल उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का उसको किससे गुना कर देंगे हम, कीमत स्तर से। मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर पूरे एक वर्ष की अवधि में जो लेखा वर्ष होता है उसमें कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसको कीमत स्तर से, जो औसत कीमत होती है सभी वस्तुओं की, उससे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, उत्पादन का मूल्य। और इसमें से जब हम मध्यवर्ती उपभोग को या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग के बारे में मैंने कल आपको बताया था, क्या होता है मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में उन सभी वस्तुओं का मूल्य जो उस उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल हुई हैं, जैसे कि कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हुई है, जैसे कपड़ा उद्योग के अंदर जो कपास का इस्तेमाल होता है या धागे का इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको कल बताया था। जिससे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आलू का इस्तेमाल चिप्स बनाने वाली कंपनी करती है तो आलू उसके लिए क्या हो गया, मध्यवर्ती उपभोग। तो जब उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जो हम दूसरी धारणा आज करेंगे वो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इनमें फ़र्क देखो क्या है। ये जो ऊपर वाली धारणा थी ये थी घरेलू उत्पाद, यानी सिर्फ घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं हम, और ये जो धारणा है ये राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, मतलब इसमें हम राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। अब राष्ट्रीय सीमा को आपको समझना होगा कि वो क्या होते। घरेलू सीमा तो कल मैंने आपको बताई थी कि हमारी राजनीतिक सीमा के साथ साथ जो हमारे देश के शिप या फिर हवाई जहाज अन्य देशों के बीच में अपनी सेवाएं देते हैं तो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है, या भारत के सामान्य निवासी दूसरे देशों जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है अगर उसमें मछली पकड़ते हैं या तेल के कुएं खोजते हैं तो वो भारत की घरेलू सीमा है, या भारत की कोई एम्बेसी विदेशों में है तो वो एम्बेसी, वो दूतावास भारत की घरेलू सीमा होती है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ घरेलू सीमा की नहीं बल्कि हम राष्ट्रीय सीमा की बात करें। अगर हमारे देश के कुछ नागरिक बाहर जा कर के या संस्थाएं बाहर अपनी सेवाएं देती हैं तो उनसे भी जो प्राप्त होता है वो हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है, तब वो जा कर के क्या बन जाती है, राष्ट्रीय सीमा बन जाती है। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कैसे गणना की जाएगी, ये जो पहले वाला था ये घरेलू था, हमें घरेलू से क्या बनाना है, इसे राष्ट्रीय। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जो हमने भी पहले निकाला था, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा, यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये कैसे आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, उसमें से हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, अब ये तो हमने पहले पढ़ लिया, अब ये नई चीज़ आ गई हमारे लिए, है ना। अब हमें इसे समझना है कि नेट फैक्टर इनकम क्या होती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहली बात तो आप ये समझो ये क्या है, साधन सेवाएं हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे देशों के अंदर क्या देते हैं, अपने साधनों की सेवाएं देते हैं। साधन सेवाएं क्या होंगी, यानी कि पूंजी की सेवा दे रहे हैं हम, विदेशों में अपना धन
इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम उससे शेयर खरीद रहे हैं, या हम विदेशों के अंदर किसी को ऋण दे रहे हैं, ठीक है, या हमारे जो सामान्य निवासी हैं वो दूसरे देशों में जा कर के अपनी श्रम सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर वो भारत के सामान्य निवासी हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर जो भी आय कमाएंगे वो क्या कहलाएगी? साधन आय कहलाएगी, ठीक है, विदेशों से प्राप्त साधन आय। पर हम उसमें भी अब किसकी बात कर रहे हैं? नेट की, शुद्ध, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही सामान्य निवासी दूसरे देशों में जा कर के अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि दूसरे देशों के सामान्य निवासी में यहाँ पर संस्थाएं भी आती हैं बच्चे, ये ध्यान रखना है आपने। सिर्फ सेवाएं नहीं, मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं आते, सिर्फ लोग नहीं आते, बल्कि संस्थाएं भी आती हैं सामान्य निवासियों के अंदर, ठीक है। मैं भी बताऊंगी सामान्य निवासी क्या होते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय, यानी कि भारत के, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सामान्य निवासी अगर दूसरे देशों में अपनी साधन सेवाएं दे रहे हैं तो उनसे जो आय उन्होंने अर्जित की है, माइनस, हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्या? गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित साधन आय, मतलब दूसरे देशों के निवासियों ने, जो दूसरे देश के सामान्य निवासी हैं, उन्होंने अगर हमारे देश में अर्जित की है साधन आय, तो वो तो अभी तक हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा थी ना, पर हमें राष्ट्रीय सीमा के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो नेट कैसे आ जाएगा? दूसरे देशों में हमारे देशों के लोगों ने या संस्थाओं ने जो साधन आय अर्जित करी, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? जो दूसरे देशों के निवासियों ने हमारे देश के अंदर साधन आय अर्जित की है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है सामान्य निवासी, तो अब हमें समझना पड़ेगा सामान्य निवासी क्या होते हैं। तो मैंने अभी भी आपको कहा सामान्य निवासी केवल व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य निवासी कौन होते हैं? सामान्य निवासी कोई भी वो व्यक्ति या संस्था होती है जो 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि से उस देश के अंदर रह रही हो और उसकी जो आर्थिक रुचि है वो उसी देश के अंदर केंद्रित हो, ठीक है। अगर भारत में कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था 1 वर्ष से अधिक समय से रह रही है और उसकी आर्थिक रुचि भारत में ही केंद्रित है, यानी भारत में ही है उसकी आर्थिक रुचि, वो यहीं पर खर्च करता है, यहीं पर कमाता है और यहीं पर भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति या संस्था भारत का सामान्य निवासी कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सामान्य निवासी क्या होता है। तो अब हमें पता चल गया कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम कैसे निकालेंगे। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरी धारणा के ऊपर, तीसरा कंसेप्ट, वो है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब हम यहाँ पर ले तो घरेलू उत्पाद ही रहे हैं, ये वाला, ठीक है, लेकिन ये कौन सा था? सकल था, और ये कौन सा है? शुद्ध है, ठीक है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हम कैसे निकालेंगे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, यानी ये जो था ऊपर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से जब हम घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो सकल था, ये शुद्ध है, ठीक है। तो कैसे किया हमने? इसको हम क्या लिखेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस। कैसे आया ये? GDP एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन, घिसावट व्यय, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि घिसावट व्यय क्या होता है, ठीक है। तो घिसावट व्यय क्या होता है? जब हम पूंजी का या साधनों का प्रयोग करते हैं एक लंबे समय तक, तो उनके अंदर क्या होती रहती है? टूट फूट होती रहती है, ठीक है। उसके मूल्य के अंदर क्या आती रहती है? कमी आती रहती है। जैसे हम स्थायी पूंजी, जो भी स्थायी पूंजी है, मशीनें हैं, हमने 1 वर्ष, ये जो भी धारणाएं हैं सारी 1 वर्ष के अंदर हैं, ठीक है। हमने 1 वर्ष तक जो भी हमारी स्थायी पूंजी थी, जैसे कि प्लांट है, मशीनें हैं, औजार हैं, उनका प्रयोग करके हम उत्पादन कर रहे थे। अब उस उत्पादन प्रक्रिया में उन सभी साधनों के अंदर, उन सभी
मशीनों के अंदर, उपकरणों के अंदर, इमारतों के अंदर क्या हुआ है, टूट फूट हुई है, यानी उनका मूल्य घटा है। ठीक है, तो वो जो मूल्य का घटना है वो क्या कहलाता है, घिसावट व्यय कहलाता है। ठीक है, जो मूल्य का घटना है वो क्या कहलाता है, घिसावट व्यय। ये मैंने आपको एक्सेलरेटर वाली उसमें भी करवाया था, डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर भी आपको करवाया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि NDP एट मार्केट प्राइस हमारा कैसे आया, GDP एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या कर दिया, घिसावट व्यय को माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगली धारणा पर आ जाइए। चौथी धारणा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब बाजार कीमत पर हम किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध भी है और राष्ट्रीय भी है। ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसकी गणना हम ऊपर वाले जो 3 धारणाएं की हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक करके तीनों के बारे में बताया है यहाँ पर। सबसे पहले हम ले रहे हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी इससे ऊपर वाली धारणा से ही निकाल लेते हैं। हमारे पास NDP एट मार्केट प्राइस है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये क्या है, घरेलू है, और घरेलू को हमें क्या बनाना है, राष्ट्रीय बनाना है। बाकी सारी बातें तो सेम है। देखो, बाजार कीमत पर, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध, यहाँ तक तो सेम है। फर्क कहाँ है, ये घरेलू है, ये क्या है, राष्ट्रीय है। तो घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए अभी पीछे भी हमने देखो क्या किया था, दूसरी धारणा में घरेलू से क्या बनाया था, राष्ट्रीय। तो हमने क्या किया था, विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस किया था। तो बस इसमें भी हमें यही करना है। जो हमारा ये था NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, इसमें हमने क्या कर दिया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को प्लस कर दिया। ठीक है, तो जो NDP एट मार्केट प्राइस में जैसे ही हमने विदेशों से, ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जैसे ही मैंने इसमें प्लस किया, ये क्या बन गया, NNP एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन तीनों में से हम किसी भी धारणा से निकाल सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर मेरे पास GDP एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, इसकी गणना मैंने कर ली। कैसे कर ली, ये वाला इसके अंदर ये दे रखा था और मैंने गणना कर ली इसकी। अब मुझे लेकिन इसको क्या बनाना है, मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो GDP एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मेरे पास है। तो इसमें से मुझे क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ये क्या है, ग्रोस यानी कि सकल, पर मुझे सकल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मुझे शुद्ध चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, नेट। तो मुझे ग्रोस को क्या बनाना है, नेट। तो अभी पीछे वाली धारणा में देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये जो था हमारा शुद्ध, ये शुद्ध बनाया था, और पहले क्या था, सकल। तो सकल से शुद्ध बनाने के लिए हमने क्या किया था, घिसावट व्यय माइनस किया था। ठीक है, तो अब GDP एट मार्केट प्राइस में मैंने क्या कर दिया, घिसावट व्यय को माइनस कर दिया। तो ये जो सकल था ये तो क्या बन गया, अब शुद्ध बन चुका है। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई, एक काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है, मुझे इसको क्या बनाना है, नेशनल, नेट नेशनल, मुझे इसको क्या बनाना है, राष्ट्रीय बनाना है। और अभी हमने बात की थी, अगर मुझे घरेलू को राष्ट्रीय बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो GDP एट मार्केट प्राइस से अगर मुझे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में पहले घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सकल से शुद्ध बन जाएगा। फिर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए यानी NFIA ये प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा घरेलू से राष्ट्रीय। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास ये वाली धारणा हो, दूसरे नंबर वाली। ठीक है, आप देख लेना दूसरे नंबर वाली, GNP एट मार्केट प्राइस यानी ग्रोस है, नेशनल है। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब यहाँ पर देखो, ये नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ये तो ठीक है, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पर नेट है, यहाँ क्या है, ग्रोस। ठीक है, मतलब यहाँ पर सकल है और यहाँ क्या है, शुद्ध। तो बस सीधी सी बात है, सकल को शुद्ध बनाने के लिए तो हमें क्या करना होगा, घिसावट व्यय को माइनस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई, ध्यान दिया आपने, कि अगर मुझे किसी धारणा को सकल
से अगर शुद्ध बनाना है कोई भी धारणा, कोई भी कंसेप्ट हो जो मुझे सकल से शुद्ध में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें से घिसावट व्यय माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास धारणा है घरेलू, ठीक, और घरेलू को मुझे क्या बनाना है, राष्ट्रीय। ठीक है, तो घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट मैंने आपको आज बताए हैं। आप इन चारों को एक बार अच्छे से रिवाइज करना बुक में से और इस लेक्चर के साथ, और उसके बाद बाकी के कंसेप्ट के ऊपर हम कल बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।